नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, मोदी सरकार ने सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा कि उसके विरोध में विपक्षी दलों के साथ साथ 12-14 साल के बच्चे भी उतर आएंगे। देश को तो अच्छे दिन मोदी दिखा नहीं पाए, लेकिन अब शायद अपनी सत्ता की आखिरी पारी में बुरे दिनों को वो खुद देख रहे हैं। 12 सालों से नरेंद्र मोदी की सरकार है और यही सरकार देश पर राज कर रही है, और इसके अलावा कई राज्यों में बीजेपी की सरकार भी है। फिर भी बीजेपी इस समय युवाओं को यह भरोसा नहीं दिला पा रही है कि उनका भविष्य उसके हाथों में सुरक्षित है। इस समय कई छोटे बड़े शहरों में जेन अल्फा यानी 2013 के बाद पैदा हुए बच्चे अपनी स्कूलों की बदहाली को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। कहीं कलेक्टर को उनकी मांग सुननी पड़ रही है, तो कहीं विधायक को नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। यह हालात इसलिए बने हुए हैं क्योंकि मोदी सरकार के पास युवाओं की चिंता सुनने का वक्त नहीं है। जी हां, आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने यही कहा है कि इस सरकार के पास युवाओं की बातें सुनने की फुर्सत कभी नहीं रही। सरकार समस्या को टालने के लिए हर बार कोई टेम्पररी उपाय खोजती रही है, इसीलिए उनको सड़क पर उतरने को मजबूर होना पड़ा। आपको बता दूं कि मानसून सत्र जिस तरह खत्म हुआ है, उसमें मोदी सरकार का विपक्ष से और जनता से डर खुलकर सामने आ गया है। मोदी और अमित शाह संसद में विपक्ष के सामने आए ही नहीं, और इससे पहले के आरोप सही साबित हुए हैं और वो जिम्मेदारी से भाग भी रहे हैं। ये सब कुछ हम लोगों ने देखा है। अब अगले साल 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें प्रचार के दौरान हमेशा की तरह बीजेपी नेता बड़े दावे करेंगे, लेकिन इसमें क्या युवाओं के लिए जगह रहेगी, ये सवाल बना हुआ है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में इस पर भी बात कही है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा ये देखिए। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि आज हमारी सामूहिक चिंता का सबसे बड़ा बिंदु युवा है। आजादी के 80 साल हो गए, पर कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्थितियां बेहतर होने की जगह बदतर होती जा रही हैं। दुनिया का सबसे युवा देश भारत ही है और युवा हमारा भविष्य है, पर सरकार की गलत नीतियों ने हमारे युवाओं को भारी हताशा के दलदल में धकेल दिया है। सांप्रदायिक उन्माद और रेवड़ी कल्चर की होड़ में सबसे अधिक उपेक्षा युवाओं के शिक्षा और रोजगार की हुई है। पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार ने युवाओं के भविष्य को तबाह कर दिया है। आपको बता दूं कि कल राजीव गांधी का जन्मदिन है। इस मौके की याद दिलाते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया है कि कैसे राजीव जी ने युवाओं को बड़ी भूमिका मिले इस इरादे से वोटिंग की उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल की देश के हर जिले में नवोदय विद्यालयों का नेटवर्क खड़ा किया। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का सिलसिला उसी दौरान आरंभ हुआ। उन्होंने व्यापक विचार मंथन के बाद जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार कराई, उसमें डिग्री के साथ रोजगार और स्किल डेवलपमेंट को जोड़ा। उन्होंने बैठक में शामिल लोगों से कहा कि जब युवाओं पर चर्चा होती है तो हमारे कई साथी इन बातों को मजबूती से नहीं रखते हैं, जबकि ये हमारी बड़ी उपलब्धियां हैं। यानी अब कांग्रेस अपनी रणनीति बदलकर युवाओं के मुद्दे को जनता के बीच उठाएगी, ये तय हो चुका है। 3 दिन बाद ही राहुल गांधी छात्रों की गूंज लेकर पुणे पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी वहां कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन इस पर भी बीजेपी घिर ही चुकी है। झारखंड में भी उसे मात मिली है और अब बिहार में आरजेडी ने पेपर लीक और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई। बिहार के ही सिवान में AK-47 से फायरिंग जैसे मुद्दे के विरोध में प्रदर्शन किया गया आज, और इस दौरान तेजस्वी यादव को हिरासत में भी लिया गया। हालांकि कुछ घंटे बाद तेजस्वी को रिहा कर दिया गया। तेजस्वी ने कहा है कि ये सब सरकार के इशारे पर हो रहा है। पानी की बौछार से हमें डराया जा सकता है। जनता जाग चुकी है और सड़क पर उतर आई है। सरकार को झुकना पड़ेगा। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, आइए जरा सुन लीजिए और फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। तेजस्वी यादव, और आज वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। आज बिहार में माहौल बिल्कुल वैसा ही था जैसा माहौल कुछ दिन पहले आपने इधर जंतर मंतर पर देखा था शुरुआती दिनों में। सुनिए जरा। देखो, जब तक छात्रों के साथ न्याय नहीं होता तब तक हम लोग जो है लड़ाई लड़ेंगे। पेपर लीक होता जा रहा है, बिहार बेरोजगारी का केंद्र हो रहा है, कोई बहाली प्रक्रिया ढंग से नहीं हो रही है। AK-47 से निर्दोष छात्रों पर गोलियां चलाई जा रही है, जवाबदेही तय नहीं हो रही है। किसके आदेश पे ये गोली चलाने का आदेश मिला, उसको लेकर के
तो किसके आदेश पर गोली चलाई गई, ये बड़ा सवाल है और ये सवाल यहां तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं। तो देश में माहौल ऐसा बन गया है कि विपक्षी पार्टियों से लेकर छात्रों तक सब सरकार के गलत फैसलों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और इस आवाज को अनसुना करने की जितनी कोशिश सरकार कर रही है उतना उसे झुकने पर मजबूर होना पड़ रहा है। क्या अपने खिलाफ वो बह रही इस हवा का रुख नरेंद्र मोदी कभी वंदे मातरम तो कभी विकास के खोखले दावों से कर पाएंगे, या फिर से हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिश नरेंद्र मोदी करेंगे? हालांकि युवा इसे भी नकार चुके हैं। किस तरह अपने खिलाफ उठते तूफान को रोकेंगे नरेंद्र मोदी, आज इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आपको सीधे ले चलना चाहता हूं, उधर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक खत्म हुई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले चलना चाहता हूं, क्या चल रहा है, क्या बताया जा रहा है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद, उसमें बैठक में क्या निर्णय लिए गए, सुनिए जरा। And work relentlessly to regain the trust of the electorate in the state. This year, I think you are all aware that we are doing Sangathana Srijana Abhiyan throughout the country. 26-27 is the year of organizational strengthening. Now, you have to understand, our organizational completeness are almost finished. We have already completed around 798 DCCs so far. That is 787 DCCs, 74% district Congress committee had been formed. 74% block level committee had been formed. Block committee also 66% block committee formed. This is all over India picture. 52% mandal committee is formed. BLA 2, most important thing is BLA 2, 6,44,388, 57% booth level agents 2 have been formed. Total number of verified officers, after forming this thing committee, we are verifying from the National War Room to all these booth committees. The total number of verified office bearer, including BLA 2 from district to booth level, is 15,58,250. That means we have a clear-cut Karyakarta from lower level to the top level is 15,58,250 so far now. Now within 2 months, before October 31st, we are going to complete the process of Sangathana Srijana Abhiyan from booth level to. चलिए, तो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी अपनी वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग कर रही है, प्रेस को अपनी बात बता रही है और भी बातें इसमें से निकल के आती हैं, हम आप तक पहुँचाएंगे। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और बीजेपी के खिलाफ कैसे देश में उठ रहा है तूफान और समझेंगे कि कांग्रेस ने कैसे बदल ली है अपनी रणनीति, इन सब पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उनसे आपका परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर ले आइए हमारे 4 साथी इस वक्त देखिए आप। प्रशांत टंडन जी हैं, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी और प्रेम कुमार जी, आप चारों का स्वागत इस्तेकबाल है। स्वागत इस्तेकबाल अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी स्वागत करता हूं। सीधे स्वामी जी आपके पास। स्वामी जी, कैसे देखा जाए इस पूरे घटनाक्रम को? आप देखिए, तस्वीरों के जरिए हम लोग लगातार देख रहे हैं, चाहे अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में जिन अल्फा अब आंदोलित हैं अपने स्कूलों की डिमांड को लेकर, स्कूलों की बेहतरी को लेकर वो आंदोलित हैं और पुलिस भले हस्तक्षेप करे लेकिन वो डरने का नाम नहीं ले रहे हैं। बच्चे जो हैं वो डर नहीं रहे हैं, ये दिख रहा है। दूसरी तरफ आज हमने देखा बिहार में भी आंदोलन की आग पहुंच चुकी है और इधर हम लोग दिल्ली में देख ही रहे हैं। सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद हम करेंगे और राहुल गांधी का 22 तारीख को जो कार्यक्रम होना है उस पर भी आपका ओपनिंग कमेंट। देखिए राजीव जी, वास्तविकता क्या है, इसको कहते हैं सब्र का बांध टूटना।
जब सब्र का बांध या कोई भी बांध टूटता है तो इसी प्रकार की स्थिति होती है। जब तक आप उसको रोक लेते हैं और उसे दबाव से रोक लेते हैं तब तक तो चीजें ठीक चलती रहती हैं, और जैसे ही एक घटना होती है जिससे बांध टूटता है उसके बाद ऐसा ही प्रभाव होता है, ऐसा ही प्रवाह होता है जो पूरे देश के अंदर आपको दिखाई पड़ रहा है। देखिए, एक में थोड़ा सा कंसेप्ट थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन आपके दर्शक श्रोताओं के लिए समझना इसमें आवश्यक है। जैसे मान लीजिए आज डॉलर की कीमत मान लीजिए 95 रुपए है, फिर 96 हो गई, फिर 97 हो गई, फिर 98 हो गई। तो होता क्या है कि हर आदमी ये कोशिश करता है कि डॉलर खरीदे और जब वो 95-96 हो तो बेचे, पैसा कमाए, फिर 96 में खरीदे, 97 में बेचे, पैसा कमाए। इसको हम लोग शेयर मार्केट के लैंग्वेज पे कहते हैं मार्केट। अच्छा, लॉन्ग हो रहे हैं क्योंकि आपको फायदा होता चला जा रहा है, सोने के दाम बढ़ते जा रहे हैं, आप खरीदते जा रहे हैं, बेचते जा रहे हैं, पैसा कमाते जा रहे हैं। अच्छा, इसको जब होता क्या है कि जब मार्केट में रिवर्सल होता है, जब मार्केट पलटता है तो जिन लोगों ने माल बहुत ज्यादा खरीदा हुआ है वो घबरा जाते हैं और घबरा के वो माल बेचना शुरू कर देते हैं। मार्केट वैसे ही गिर रहा था और घबरा के जब आप बेचते हैं तो मार्केट स्टीप गिरता है। आपने देखा था 2007-8 में अमेरिका के अंदर जो सब प्राइम क्राइसिस आई थी उसके अंदर हुआ क्या था, मॉर्गेज क्राइसिस में यही हुआ था। एक रियल एस्टेट का बबल था, लोग लोन लेते थे, रियल एस्टेट खरीदते थे, बेचते थे, पैसा कमाते थे, और अचानक क्या हुआ कि उसके अंदर एक बबल फूटा और जो रियल एस्टेट थे नीचे आने शुरू हो गए और बैंकों ने उसको टेक ओवर किया, मार्केट में बेचा तो बहुत ज्यादा मार्केट अंदर बेचने वाले आ गए और मार्केट क्रैश कर गया। आज यही भारतीय जनता पार्टी के साथ स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी में इतनी ज्यादा दहशत की स्थिति 12 साल से बनी हुई थी, कोई उनके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं था। पार्क में, ट्रेन में, हवाई जहाज में, जहां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते थे लोग आपको घेर लेते थे। अच्छा, क्या हुआ, एक घटना, केवल एक घटना, अच्छा किसानों के आंदोलन को भी ये क्रॉस करके चले गए, उसमें भी उतना, लेकिन जो 20 तारीख की घटना हुई है इससे अचानक मार्केट के अंदर भारतीय जनता पार्टी के शेयर गिर गए। अच्छा, जैसे ही गिरे तो सबकी हिम्मत खुल गई, दहशत खत्म हो गई, सब्र का बांध टूट गया। अब ये सब्र का बांध टूट गया तो अब देखिए, मैं अगर मान लीजिए मैं प्रधानमंत्री के पद पे होता या मान लीजिए गृह मंत्री के पद पे होता तो मेरा पहला काम ये होता 19 तारीख को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो ले ही लेता, लेकिन एक घोषणा और करता। मैं ये फंड में जो 8,500 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं और जितना भी चंदा इधर उधर भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में 10,000 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, 18,000 करोड़ रुपए, और जो 15 लाख करोड़ रुपए अपने बड़े बड़े पूंजीपतियों के माफ किए हुए हैं, मैं ये कहता कि आज से एक मुहिम शुरू की जाएगी पूरे हिंदुस्तान के अंदर। हर स्कूल के स्ट्रक्चर का बकायदा ऑडिट होगा, उसकी बिल्डिंग का मुआयना होगा, प्ले ग्राउंड बच्चों के लिए बनेगा, बढ़िया टॉयलेट्स बनेंगे, बढ़िया क्लासरूम्स बनेंगे, और जो टीचर क्लास के अंदर नहीं आएगा उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। भैया, अगर शिक्षा के क्षेत्र में तुम आए हो तो तुम्हारा कर्तव्य है शिक्षा को धर्म की तरह मानते हुए बच्चों के भविष्य को उज्जवल करने के लिए पढ़ाओ, नहीं तो जाओ। तो देखिए ये हुआ क्या, और एक और रिपोर्ट आई है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो ये कहते हैं कि जो फ्रीबीज हैं और 5 किलो अनाज की वजह से देश की अर्थव्यवस्था खराब नहीं हुई है, देश की अर्थव्यवस्था खराब हुई है 16 लाख करोड़ रुपए जो पूंजीपतियों के माफ किए गए। बड़े लोगों के लोन हम माफ कर देते हैं और छोटे आदमी का 50,000 का लोन माफ नहीं करते। ये एक गुबार भरा हुआ था देश की जनता, कहीं E20 इथेनॉल। अब आपने देखा सुना होगा आपने, चीनी के दाम जो है अचानक 20% बढ़ गए हैं। कहां चीनी 40-45 रुपए की मिलती थी, 70 रुपए की मिल रही है। चीनी का उत्पादन कम कर दिया गया, सारा इथेनॉल जो है वो गाड़ियों में ठोक दिया गया। लोग परेशान है कि उनका गाड़ी का एवरेज कम हो रहा है, उनके इंजन खराब हो रहे हैं, मतलब हर जगह लूट। लेकिन 20 तारीख की घटना ने आज के तारीख में सबको, और जो बच्चे कह रहे हैं, जो जैन अल्फा कह रहा है, बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है, बिल्कुल सही बात है। भाई अगर मैं भी बच्चा होता और मेरे को भी इस प्रकार से टॉयलेट गंदे मिलते जहां घुसने के प्रकारों ने, और अच्छी एक देखिए भारत जुगाड़ू देश तो है, उन्होंने क्या किया है कि इन्होंने कहा ठीक है राजस्थान के अंदर आप स्कूल के अंदर फोटोग्राफी नहीं कर पाएंगे, वीडियोग्राफी नहीं कर पाएंगे, प्रिंसिपल की परमिशन लेनी पड़ेगी। उन्होंने क्या किया कि बगल की जो बिल्डिंग्स हैं जो ऊंची हैं उसके ऊपर खड़े होकर वीडियो और फोटोग्राफी करनी शुरू कर दी। अभी तो देखिए राजीव जी ये भी होगा, मैं तो आपको सुझाव भी दे रहा हूं, अगर आप करना चाहें ड्रोन के माध्यम से फोटोग्राफी कर लीजिए, हर स्कूल का एक ऑडिट करा दीजिए और हमारे बच्चों को, हमारे छोटे बच्चों को
बिल्कुल सुविधाएं मिलनी चाहिए अच्छी। तो वास्तविकता में जो हुआ है, ये 20 तारीख की जो गलती अमित शाह ने की है, इसकी वजह से आज बिहार के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर, आप देखिए पुणे के अंदर अपने सारे ऑप्शंस को बंद कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। राहुल गांधी वहां जाएंगे, बच्चे वहां इकट्ठे होंगे, आपने बिना बात वहां एक धारा लगा दी है, 4 से ज्यादा में इकट्ठे नहीं होंगे। हर तरफ से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान है और कांग्रेस को फायदा है, राहुल गांधी को फायदा है। वो मसीहा की तरह बच्चों के बीच में प्रचलित हो रहे हैं और उनके रास्ते रोकने की वजह से भारतीय जनता पार्टी विलेन बन रही है। एक गलती जो 20 तारीख को उन्होंने की है, गुंडागर्दी की और दहशत फैलाने की, और सोच के कि हमारे बच्चों को लाठी से पीट के ठीक कर देंगे, ये नहीं कर पाए। और पुणे के अंदर क्योंकि लड़कियों का कार्यक्रम है, वहां तो ये लाठी चलाने की सोचे भी नहीं और किसी प्रकार का दमन करने की भी न सोचे, क्योंकि बेटियों को अगर एक बार इन्होंने जरा भी नुकसान पहुंचा दिया, जो प्रतिक्रिया होगी उसकी एक कल्पना नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से हुआ यही है, 20 तारीख की घटना के बाद सब्र का बांध टूट गया है और जब बांध टूटता है पूरे पूरे गांव और शहर को डुबा के ले जाता है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, जब सब्र का बांध टूटता है तो ऐसा ही होता है। और लेकिन ये बांध ना टूटे तो बेहतर है, क्योंकि इसमें तबाही होती है। डुबा के ले जाना मतलब तबाही, और तबाही किसकी होगी? सत्ता पक्ष की होगी। क्या सत्ता पक्ष इसके लिए तैयार है? सत्ता पक्ष ने देख लिया कि जंतर मंतर पर क्या हुआ था। जंतर मंतर पर आपने फोर्सेस लगा दिए। आना चाहता हूं प्रशांत जी आपके पास। आप रोज देखा करते थे प्रशांत जी जंतर मंतर पर जो चल रहा था, और फोर्सेस लगाए, आप हर तरह से दमन करने की कोशिश की, बर्बरता की, सब कुछ किया सरकार की तरफ से 500 मीटर की दूरी पर। और हालांकि किरण रिजिजू साहब कह रहे हैं कि वहां कुछ भी नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और इधर किरण रिजिजू साहब उसी मसले पर इंटरव्यू दे रहे हैं। अमूमन लोग बचते हैं कि मामला कोर्ट में है और इसलिए अभी मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन रिजिजू साहब उस पर अपना बयान दे रहे थे, और बयान भी इस ढंग से दे रहे थे जिसमें दिल्ली पुलिस खुद फंस रही थी। मंत्री महोदय दिल्ली पुलिस को फंसा रहे थे। चलिए दूसरी जगह आप देखिए, ये तस्वीरें आ रही हैं, बिहार की ये तस्वीरें हैं, आज की तस्वीर बिहार की तस्वीरें हैं। तीसरी तस्वीर बच्चियों की, जेन अल्फा की तस्वीर, जरा वो भी ले आइए स्क्रीन पे। जेन अल्फा की तस्वीर, वो उन तस्वीरों को भी देख रहे हैं हम लोग। लेकिन एक सवाल यहाँ पैदा होता है, जरा जेन अल्फा की तस्वीर ले आइए स्क्रीन पे। एक सवाल पैदा होता है प्रशांत जी, ये देखिए, ये खुशी मना रहे हैं, ये उज्जैन की तस्वीर है। उज्जैन, वहाँ पर अब एक और नया यहाँ कारनामा चल रहा है सरकार की तरफ से कि स्कूलों को मर्ज करो। एक तरफ 94,000 स्कूल बंद कर दिए गए, दूसरी तरफ स्कूलों को मर्ज करो, 2 स्कूलों को मर्ज करके एक बना दो। उसी मर्जर के खिलाफ ये बच्चे उज्जैन में आज धरना प्रदर्शन कर रहे थे। फाइनली डीएम साहब आए, कलेक्टर साहब, वहाँ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में डीएम को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कलेक्टर कहा जाता है, कलेक्टर साहब आए और उन्होंने कहा आपकी मांग हम मान रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, स्प्लिट नहीं करेंगे, मर्जर नहीं करेंगे, जैसे है वैसे ही रहेगा। लेकिन ये बच्चे, आपसे समझना चाहता हूँ प्रशांत जी कि ये बच्चे और बहुत ही सुचारू ढंग से बिना गुस्सा के आंदोलन करना है, कहाँ बैठना है, उठना नहीं है, पुलिस वालों से डरना नहीं है, अपने प्रिंसिपल से डरना नहीं है, अपने अध्यापकों से डरना नहीं है। इनमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर आपके पास जानकारी है तो बताइए, इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि ये बच्चे जो हैं वो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। बाल अधिकार पर तो बहुत काम होता रहा है हिंदुस्तान में, लेकिन ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रहा है। देखिए, ये अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इस तरीके की रिपोर्ट आपको केरला से नहीं मिल रही, केरलम से नहीं मिल रही है, कर्नाटक से नहीं मिल रही, तमिलनाडु से नहीं मिल रही है। यानी जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहीं से मिल रही हैं। हिमाचल के बच्चे सड़कों पे क्यों नहीं है? उत्तर प्रदेश में ही क्यों है? राजस्थान में ही क्यों है? देखिए, बच्चों को कुछ तो, जब हम लोग भी अपने स्कूल में थे तो भी मॉक पार्लियामेंट और ये सारे प्रोग्राम आ गए थे, और वो आज भी बच्चों के बीच में है, तो बच्चों के अंदर बोलने का एक हौसला है, और नई जनरेशन में तो खासकर है। दूसरा कि अब
सबसे बड़ा जो परिवर्तन हुआ है पिछले 5-10 सालों में, वो ये हुआ है कि गोदी मीडिया हाशिए पे गया है और गोदी मीडिया का कंटेंट अब समाज को प्रभावित नहीं कर रहा है और अब मीडिया का प्रसार हो गया, जिसको यूट्यूबर के तौर पे कहा जाता है। एक थोड़ा अपमानजनक शब्द है वो, लेकिन वो वीडियो जर्नलिस्ट जब गांव-गांव शहर-शहर है मोबाइल फोन लगा के वो अपनी सेल्फी स्टिक में वो अपने लोकल स्तर पे उसको 1,25,000 30,000 लोग देखते हैं हर जगह पे, और वो उसने इन लड़कियों को खासकर और लड़कों को ताकत दी है कैमरे के सामने बोलने की, अधिकारियों से बात करने की, अपनी बात को सामने रखने की। ये मीडिया के प्रसार से हुआ है। इसीलिए आप देखिए कि हर लगभग 60 सेकंड में सरकार की तरफ से एक वीडियो डाउन कराने की सिफारिश हो रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को। 2 लाख से ऊपर वीडियो उड़वा चुके हैं कुछ महीनों में। ये लोग डरे हुए हैं। बेसिकली मामला यह है कि सरकार की प्राथमिकता ही एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन होती है तो इसने स्कूल क्यों बंद करते? ये स्कूलों की हालत ऐसी क्यों होती? ये हालत केरल में क्यों नहीं है? ये हालत तमिलनाडु में क्यों नहीं है? ये हालत कर्नाटक में क्यों नहीं है? तेलंगाना में क्यों नहीं है? क्या ये विपक्ष करा रहा है? नहीं, ऐसा भी नहीं है, विपक्ष भी नहीं करा रहा है। विपक्ष ने तो आज किया है पटना में। ये तो स्वतःस्फूर्त आंदोलन है जो हो रहे हैं, और ये आंदोलन की वजह यही है कि भारी असंतोष है, और वो असंतोष का कारण है कि प्राथमिकताएं नहीं है। इनके मुख्यमंत्री, चाहे वो आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री देख लें, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री देख लें, चाहे वो राजस्थान के मुख्यमंत्री देख लें, कब आपको ये लोग शिक्षा में बात करते मिलते हैं? कब इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शिक्षा को लेकर होती है? कब इनकी बैठकें शिक्षा को लेकर होती हैं? ये तो उसी में चल रहे हैं ना, 80-20 बुलडोजर, इसका मकान गिरा दो, उसका मकान गिरा दो, हिंदू मुसलमान, इसमें ही चल रहा है इनका। और गोदी मीडिया इसको चलाता है, हिंदू मुसलमान डिबेट को रोज रात में। आज हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, गोदी मीडिया के स्टूडियो में हिंदू मुसलमान चल रहा होगा किसी न किसी मुद्दे को उठा के। एक आरएसएस विचारक, एक आरएसएस समर्थित पत्रकार, एक एंकर खुद जो बीजेपी आरएसएस का है, और उसके साथ कोई एक मौलाना बैठा कर उसकी बेइज्जती करेंगे। यही एक फॉर्मेट है, चल रहा होगा। मैं देखता नहीं हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि इस वक्त वो चल रहा होगा कहीं ना कहीं टीवी चैनलों पे। इससे लोग उकता गए हैं। उसमें स्वास्थ्य की बात नहीं होती, जन कल्याण के मुद्दे नहीं होते। पत्रकारों ने, चाहे वो डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं, उन्होंने जन कल्याण के मुद्दे उठाए। हम लोग रोज शिक्षा की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, वहां पे हिंदू मुसलमान चलता है, ईद बकरीद चलती है, यही चलता रहता है। वो इसी पे वो उनका चल रहा। लेकिन अब ये काम नहीं कर रहा है। अब बीजेपी को आदत क्या है कि इसी की, उनको अभी तक यही था कि कुछ भी मत करो, पैसे कमाओ, अपने लोगों को ठेके दिलवा दो, जमीनों में घोटाले कर लो, अडानी जी को दे दो, पीएम केयर्स में पैसा ले लो, लेकिन ऑडिट मत कराओ। ऑडिट करवाओ तो मालूम पड़ेगा कि 0.1% भी खर्चा नहीं हुआ, सब पैसा जमा है। वो किसके कौन सी आपदा का इंतजार कर रहे हैं कि वो 4,000 करोड़ जो है वो जमा है। विपक्षी के पार्टियों के ईडी भेज दो, वो पार्टियां तोड़वा दो, यही सब कार्यक्रम चल रहा है। विकास का कोई कार्यक्रम नहीं है। बड़ी बड़ी डींगे मतलब एक नितिन गडकरी है, उनका एक बड़ा फेमस एक बाइट चलती है सोशल मीडिया पे, बहुत वायरल है, कि दुबई के शेख ने कहा मोदी जी से कि नितिन गडकरी को वहां भेज दो, एक्सपोर्ट कर दो। अब आप देखिए उनकी सड़कें, स्पेस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, वास्तव में स्पेस टेक्नोलॉजी की सड़कें ले आए वो। चांद में जिस तरह गड्ढे हम देखते थे, वो गड्ढे सड़कों पे हैं। तो कहीं कोई प्राथमिकता की गड़बड़ी है। मोदी जी को भी लाल किले का भाषण आप देखिए, उन्होंने किस पे जोर दिया? उन्होंने जोर दिया नक्सल सब उठा लाए। मेरी आवाज इको हो रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, तो ये प्राथमिकताएं नहीं थी।
वो प्राथमिकताएं जो हैं वो नहीं थी, और इस वजह से आपको ये दिखाई दे रहा, और ये संभलने वाला नहीं है। जी राजीव जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ज़रा साउंड को ठीक कीजिए, मैं अपनी टेक्निकल टीम से बोलूँगा, साउंड ठीक कीजिए जल्दी से। प्रेम कुमार जी, आवाज़ इको हो रही है, आवाज़ इको मत कीजिए। प्रेम कुमार जी, जेन अल्फा जो है ये हिला के रखे हुए है मोदी सरकार को, हम देख रहे हैं। और दूसरी आवाज़ आ रही है प्रेम कुमार जी मेरी? आ रही है, लेकिन कल से आपकी आवाज धीमी है, मतलब हाँ वो लिख भी रहे हैं, कई लोग लिख रहे हैं, तो आप मेरी आवाज़ बढ़ा दीजिए भाई, है ना। और प्रेम कुमार जी, मैं ये यहाँ समझना चाहता हूँ कि क्या जेन अल्फा जो है वो जिस ढंग से सड़कों पे है, आज महोबा में, उत्तर प्रदेश के महोबा में जब जेन अल्फा प्रोटेस्ट कर रहा था, पुलिस वाले आके धमका रहे हैं, धमकाना चमकाना भी चल रहा है। अब बच्चों को आप आके धमकाएंगे, डराएंगे, तो फिर ठीक है, आज वो बच्चे हैं, वो डर लेंगे, डर जाएंगे। हम लोगों ने ऐसी तस्वीरें देखी हैं कई, तो इसीलिए ये इन्हीं में से कल को पुलिस वाले भी बनेंगे बच्चे, वो भविष्य में हो सकता है वो भी पुलिस वाला बने। तो इसीलिए एक दूसरी चीज़ लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण हो जाती है कि नरेंद्र मोदी की सरकार को ये सारी चीज़ें क्यों नहीं दिखाई देती हैं, फरमान इस ढंग से क्यों जारी करते हैं, जैसे राजस्थान में जारी कर दिए कि आप किसी भी स्कूल में प्रिंसिपल की अनुमति के बिना नहीं जा सकते हैं, कि किसी भी स्कूल का वीडियो नहीं बना सकते हैं, वहाँ फरमान जारी कर दिया गया। कई जगह बहुत ही हालात जो हैं बद से बदतर हैं, लेकिन देखने का, ध्यान देने की यहाँ ज़रूरत नहीं महसूस होती है। और इन सब के बीच जंतर मंतर जो है उसको आप कहते हैं कि हमने वहाँ कुछ किया ही नहीं, पुलिस किसी की मौत नहीं हुई जंतर मंतर की घटना के बाद, यानी सब चंगासी। तो ऐसे देश की सरकार चलेगी और अगर कब तक चलेगी? इसी ढंग से चलती रहेगी। प्रेम कुमार जी। जी देखिए राजीव जी, अभी जो प्रशांत जी बात कह रहे थे ना, वहीं से थोड़ा सा हम कुछ जोड़ना चाहते थे। उस समय भी मन हो रहा था, हम अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। वो है कि एक बात तो यह है कि जेन अल्फा आंदोलन की पहली जीत की आप तस्वीरें दिखा रहे हैं। जेन अल्फा आंदोलन की यह पहली जीत है कि स्कूल ट्रांसफर जो हो रहा था, हस्तांतरित जो हो रहा था, वो नहीं हो रहा। और इसी में दूसरी बात जो आप महोबा वाली कर रहे हैं कि वो बच्चे जो बोलना चाहते हैं, जिनको धमका करके चुप करा दिया जा रहा है। तो आज राजीव जी आप चर्चा कर रहे हैं कि बच्चों को चुप करा दिया जा रहा है, यही बदलाव आया है। आज तक तो हम चर्चा ही नहीं करते थे कि बच्चों को चुप करा दिया जाता था। बच्चों पर जो डर का माहौल था, एक अपने घर में डर कि माँ बाप का कि वे पढ़ाई करो, कुछ और नहीं करना है। दूसरा टीचर का डर कि बोलोगे तो माँ पापा को बुला देंगे। तीसरा अगर बोल रहे हैं तो टीसी थमा देंगे, और ज्यादा बोल रहे हैं तो पुलिस की वर्दी और तमाम तरह के एडमिनिस्ट्रेशन की चीजें। इतना डर बच्चों पर थोपा गया है कि उस डर से बाहर कभी बच्चे बोल ही नहीं पाए। लेकिन आज बच्चे बोल रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? एक कारण तो डर खत्म हुआ, लेकिन डर खत्म होने के कारण क्या है, इसको हम देखेंगे तो यहां इसको दो जगह में बांटते हैं। एक तो देश में एक राजनेता है राहुल गांधी, जिन्होंने डर खत्म करने के लिए लगातार प्रयास किए, और दूसरा है कि इस डर के खिलाफ ये जो मीडिया का, जो प्रशांत टंडन जी बात कर रहे थे, तो एक मीडिया जो पैदा हुआ, इस कारण से बच्चों की जुबान को एक राष्ट्रीय कैनवास, राष्ट्रीय मंच मिल गया, जहां बच्चे की जुबान आ रही है और आप सब चर्चा कर रहे हैं। और ये ताकत जो गई है, एक डर खत्म होना, और दूसरा संचार माध्यमों से बच्चों में यह विश्वास कि हमारी आवाज अब कोई हमारे घर से लेके बाहर में स्कूल के अध्यापक, प्रधानाध्यापक या फिर पुलिस वाले या एडमिनिस्ट्रेशन के लोग दबा नहीं पाएंगे। वो बोल रहे हैं, देखो हमसे कहता है कि हम टीसी लेके जाओ। पहले भी बोलते थे,
लेकिन पहले उनकी आवाज लोकल अखबार भी नहीं छापता था राजीव जी, लोकल अखबार भी नहीं छापता, ये तो बच्चों की बात है। और आज वो बच्चों की बातें पूरे एजुकेशन सिस्टम का आईना बन करके सामने है कि बच्चों की चीख में देखो कि एजुकेशन सिस्टम कहां खड़ा है। और इसको लाने का श्रेय निश्चित रूप से राहुल गांधी को है। वो जरूर अल्फा के बीच में वो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा, उन्होंने तो उनकी वजह से जेन जी खड़ा हुआ, लेकिन जेन अल्फा समाज का वो आईना है जो कि आज तक सबसे, मैं तो मानता हूं सबसे दबा कुचला करके तो बच्चों को ही रखा जाता है। तमाम तरह की डिसिप्लिन, अच्छा बच्चा बनो, सदाचार का भी डर उन्हीं पर है, बदमाश बच्चा, कंपैरिजन, तमाम तरह की चीजें बच्चों पर थोपी जाती है और वो बच्चे आज बोलने लगे हैं। तो ये दो कारण स्पष्ट हैं। एक और जो बात आपने कही वो किरण रिजिजू जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, सरकारों की ये प्रवृत्ति रही है, लेकिन हम उस प्रवृत्ति पर बोलते नहीं थे। भाई ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई, क्या नहीं बोला गया इस देश में? बोला गया था। मैं वो उदाहरण इसलिए देता हूं कि वो उदाहरण सबको समझ में आता है। और सरकार अक्सर ऐसा करती, नहीं मानती है, हुआ ही नहीं कुछ, लेकिन इसकी प्रतिक्रिया अब तक नहीं हुआ करती थी। आज देश प्रतिक्रिया दे रहा है। देखो किरण रिजिजू झूठ बोल रहा है, देखो प्रधानमंत्री ने लाल किले के भाषण से झूठे तथ्य दिए हैं, देखो संसद में ये लोग नहीं आ रहे हैं, इस पर आज चर्चा हो रही है। तो ये जो समाज प्रतिक्रिया देने लगा है, इसको कहते हैं जागरूकता, राजनीतिक जागरूकता। और राजनीतिक जागरूकता आंदोलनों से आती है। और आंदोलन जो है, आंदोलन ऐसा नहीं कि किसी विषय पर किसी वक्त कुछ हो रहा है वही आंदोलन है। आंदोलन को देख करके भी हम आंदोलित होते हैं। आंदोलन जब संसद में विपक्ष को नहीं बोलने दिया जाता है, तब भी लोकतंत्र की चिंता करने वाले लोग अंदर से आंदोलित होते हैं। और उसके बाद जब डरो मत जैसे नारे, इंटरैक्शंस के लिए राहुल गांधी का नाम हम बार बार क्यों लेते हैं? राहुल गांधी जिस मसले को छूते हैं वो राष्ट्रीय विमर्श में आ जाता है। आज की तारीख में है, वो चाहे गोवा का मुद्दा छू ले, विमर्श में आता है। वो चाहे अभी केन बेतवा के आदिवासियों का मुद्दा छू ले, वो भी विमर्श में आ जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो राहुल गांधी मुद्दे को पकड़ते हैं और वो राष्ट्रीय विमर्श में आता है। इसलिए बाकी सभी लोग जो अपनी आवाज उठाना चाहते हैं, वो एक बार राहुल से जरूर मिलना चाहते हैं। ये देश में माहौल है। जो बच्चे राहुल से मिले वो नेशनल आइकॉन बन गए, आवाज बन गए, छात्रों की आवाज बनकर सामने है। तो ये सारी चीजें बदली हुई परिस्थितियां हैं जो कि रिएक्शन दे रही है। ये समाज प्रतिक्रिया दे रहा है, बच्चे से लेकर के जवान तक। अभी बूढ़ों की बात मैं नहीं करूंगा, उनको थोड़ा टाइम लगेगा। जी बिल्कुल। शकील जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शकील जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और आता हूं आपके पास जरा जल्दी से। अमलेंदु जी आपके पास आता हूं। अमलेंदु जी, बच्चों के आंदोलन को हम देख रहे हैं, आंदोलन हम उधर बिहार में भी देख रहे हैं। आज बिहार में भी आंदोलित था, विपक्ष दिख रहा था, लेकिन और CWC की बैठक में युवाओं की चर्चा हुई है। शकील जी और विस्तार से बताएंगे, लेकिन आपसे समझना चाहता हूं अमलेंदु जी कि देश की सरकार को जो युवाओं का इतना जिक्र किया करती थी, अपना वोट बैंक, बड़ा वोट बैंक मानती थी, उसको क्या हो गया है? वो उसको अब युवाओं के वोट की चिंता नहीं है, वोट नहीं चाहिए युवाओं का। अब तो यही दिख रहा है। या ये मान लें कि अब किसी का वोट नहीं चाहिए, ज्ञानेश कुमार तो हैं ही, ये मान लें। अमलेंदु जी की आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए अमलेंदु जी। जी राजीव जी, देखिए अभी तक तो सरकार को यही लगता है कि अब किसी की आवश्यकता नहीं है, ज्ञानेश कुमार है, सारा इंतजाम करेंगे। लेकिन ये जेन जी और जेन अल्फा जो है तो सबके इंतजाम कर रहा है, सबके इलाज कर रहा है। तो इलाज ज्ञानेश कुमार का भी होगा, ऐसा थोड़ी ना है कि ज्ञानेश कुमार का इलाज नहीं होगा। समय आएगा तो उनका भी इलाज होगा। देखिए न्यायपालिका का इलाज हुआ है ठीक से कि नहीं हुआ है। अब जिन जज साहिबान के पास समय नहीं था सुनने के लिए, टाइम नहीं था वीडियो देखने के लिए कि क्या आंदोलन हो रहे हैं और पुलिस क्या लाठीचार्ज कर रही है, क्या कर रही है,
वही जज साहिबान अब आदेश दे रहे हैं कि नहीं, छात्रों का मसला है, ये युवाओं का मसला है, इनका कैरियर है, इसको ऐसे नहीं किया जा सकता और छात्राओं के साथ बदसलूकी बर्दाश्त नहीं किया जा सकती। पुलिस ने कैसे इस पर अत्याचार किया, ये सारे सवाल कमेटी बनाएंगे, सवाल पूछेंगे, सब कर रहे हैं यही सब जज साहिबान। वही जज साहिबान हैं जो कल तक कह रहे थे कि हमारे पास टाइम नहीं है फालतू का कि आपके हम वीडियो देखें, वही अब सब कर रहे हैं। तो इलाज होगा ज्ञानेश कुमार का भी, ऐसा नहीं है ज्ञानेश कुमार का इलाज नहीं होगा। अगर मोदी जी ये समझते हैं कि ज्ञानेश कुमार का इलाज नहीं होगा, वो इसी तरीके से राज करते रहेंगे, तो ये उनकी एक और गलतफहमी है जो जल्दी टूटेगी। क्योंकि टूटी तो गलतफहमी ये भी है कि 12 साल तक की ये तो एनडीए है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं, तो ये गलतफहमी तो टूटी कि इस्तीफे नहीं होते, इस्तीफा हुआ। तो गलतफहमी जो है ये भी जो है वो टूटेगी कि ज्ञानेश कुमार के जरिए हम राज करते रहेंगे और इसी तरीके से हम जो है मतलब हम युवाओं की आवाज नहीं सुनेंगे। राजीव जी, ये जैन जी और जैन अल्फा जो है ये 38 करोड़ होगा 2029 के चुनाव में। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि आप 38 करोड़ को ज्ञानेश कुमार बंगाल की खाड़ी में नहीं फेंक आएंगे, और अगर फेंक आएंगे तो फिर उसका भी इलाज होगा। फिर अगर आप 38 करोड़ नाम काट देंगे और आप इनको वोटर नहीं बनने देंगे तो उसका भी इलाज होगा, तो ये होगा। लेकिन लगता यही है कि भारतीय जनता पार्टी, देखिए दो ही स्थितियां हैं, या तो ज्ञानेश कुमार पर इतना ज्यादा भरोसा है कि ज्ञानेश कुमार सब इंतजाम कर देंगे और ले आएंगे जिताकर, या ये भरोसा है कि हम सब तोड़ ताड़ के और जो सीटें बढ़ानी है वो सीटें बढ़ा लेंगे और उसके बाद फिर अपना इंतजाम कर लेंगे। और तीसरा जो है वो ये है कि वो शेर है कि ना खुदा अब गम ना कर सफीने का, हम फर्ज कर चुके हैं कि साहिल नहीं रहा। तो यानी कि अब मोदी जी और बीजेपी ये फर्ज कर चुके हैं कि अब हम जा चुके हैं, तो जा चुके तो हम किसी की परवाह क्यों करें, क्यों हम किसी की बात माने, जाना तो हमें है ही, तो हम क्यों किसी को जो है रोजी रोटी रोजगार की जो मांग उनकी मान लें, क्यों किसी को हम नौकरी करने दें, हमें तो जाना ही है ना। तो जब हमें जाना ही है तो जितना समय कटेगा उतना समय हम काट रहे हैं, और जितना मौज से काट सकेंगे उतना काटेंगे, उसके बाद तो समय मिलना ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो आखिरी बात है कि हम फर्ज कर चुके हैं कि अब साहिल नहीं रहा, शायद बीजेपी ये तय कर चुकी है कि अब तो हमें जाना ही है, और अब जितने हमारे मौज के दिन थे, अच्छे दिन थे, वो पूरे हुए। तो शायद ये तय कर चुके हैं, तो इसीलिए अब ये जो है इन सब बातों पर ध्यान नहीं देते। वरना राजीव जी, कौन सा ऐसा प्रदेश है खासतौर से जहां डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकारें हैं, जहां आंदोलन नहीं है, जहां जेनजी या जेन अल्फा किन्हीं ना किन्हीं मुद्दों को लेकर आंदोलनरत नहीं है। कोई भी ऐसा प्रदेश जहां डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार है वहां नहीं है, ऐसा नहीं है। आंध्र प्रदेश जहां से चंद्रबाबू नायडू आते हैं वहां भी आंदोलन है, वहां भी जो है जूनियर डॉक्टर साहब हड़ताल कर रहे हैं, वहां भी जो है वाईआरसीपी का प्रदर्शन हो रहा है। शिक्षा मंत्री नारा लोकेश जो चंद्रबाबू नायडू के बेटे हैं, उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है। तो यानी ये जो आंदोलन है ये सब जगह हो रहे हैं। तो लगता अब यही है, मुझको तो खासतौर पे यही लगता है कि मोदी जी शायद ये तय कर चुके हैं कि अब हमको जाना है, और अब जब जाना है तो हम अपने मन की करेंगे, हमें अब किसी की कुछ नहीं सुनना है, किसी के आगे नहीं झुकना है, किसी के आगे नहीं दबना है, अब तो हमें अपने मन की ही करना है, तो मन की अपनी कर रहे हैं। लेकिन ये रवैया भी ठीक नहीं है, और इसलिए ठीक नहीं है कि ठीक है आपको जाना है, आप तय कर चुके हैं, लेकिन जाने वाला भी ये सोचता है कि हम जाएं तो कम से कम जाने के बाद हमको सड़क पर अगर 4 लोग मिल जाए तो कम से कम दुआ सलाम तो करें। तो ऐसी स्थिति भी आप नहीं छोड़ रहे कि 4 लोग सड़क पर अगर आपको मिल जाए तो दुआ सलाम करें। ठीक है, आप पूर्व प्रधानमंत्री होंगे तो आपको कुछ सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन बाकियों का क्या होगा, जो पूर्व प्रधानमंत्री नहीं होंगे आपके संगी साथी, उनका क्या होगा। तो ये भी एक चीज मुझको लगता है कि चीजें चल रही हैं। लेकिन इस आंदोलन से एक चीज जो हुई है, जो मुझको लगता है अभी भी, कि बीजेपी के अंदर भी कुछ ना कुछ शुरू हो गया है मोदी जी को लेकर, ऐसा शायद लगता है, और हो सकता है कि ये कुछ समय में फलक पर आ जाए। अब मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, शकील जी को ज्यादा मालूम होगा। कल शायद राहुल गांधी ने जो ओबीसी की बैठक हुई उसमें कहा है कि सितंबर या अक्टूबर में स्थितियां ऐसी बन सकती हैं कि मोदी जी डगमगा जाएंगे बुरी तरीके से। अब मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि कुछ चर्चाएं इस तरह की चल रही है, गलियारों में चर्चा चलती रहती है। अगर राहुल गांधी ने ऐसा कहा तो राहुल गांधी कुछ देख रहे होंगे, शायद कुछ ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं, और ये परिस्थितियां बनती हुई तो दिखाई पड़ती हैं। क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में भी जो मामले जा रहे हैं राजीव जी सरकार के, सुप्रीम कोर्ट भी अब कान खिंचाई कर रहा है, सवाल पूछ रहा है। और जो खासतौर से दिल्ली पुलिस का कल जो हलफनामा दायर हुआ है, उसने तो साफ तौर पर संकेत दे दिया है कि अब प्रशासन के अंदर भी कुछ ना कुछ चीजें उल्टी सीधी हो रही हैं, कि अब दबाव मानने को तैयार नहीं है लोग। क्योंकि जिस तरीके का हलफनामा आया वो तो राजीव जी एक तरीके से कहा जाए कि ठीक ठीक सरकार को फंसाने वाला हलफनामा है। तो क्या इस तरह की चीजें भी अंदर अंदर भी शुरू हो चुकी हैं कि अब ये तो गए,
इनके दिन पूरे हुए। और अगर इस तरह की चीजें शुरू हो चुकी हैं, दूसरा ये कि जो तोड़े गए थे टीएमसी के सांसद तोड़े गए थे और जो शिवसेना के तोड़े गए, तो शायद ये तोड़े गए थे वो 2/3 बहुमत करने के लिए, लेकिन वो 2/3 बहुमत तो दूर की बात हो गई। अब जो समस्या ये है कि जो तोड़े गए थे वो भी अब कितने दिन तक रुकेंगे, इसको लेकर भी संकट है। तो अब क्या ये भी स्थितियां हो जाएंगी कि जो तोड़े गए थे वो भी अब थोड़ा सा दबाव से बाहर निकले, उनका भी जो है अंतरात्मा जाग जाए कि भाई अब जो हमको अपना जमीर नहीं बेचना है, गद्दारी हमको नहीं करनी है। अगर ये जमीर जाग जाए चंद्रबाबू नायडू का, नीतीश कुमार का पता नहीं जागेगा कि नहीं जागेगा नीतीश कुमार का जमीर, लेकिन अगर चंद्रबाबू नायडू का जमीर जाग जाए, बीजेपी के अंदर जो लोग हैं उनका जमीर जाग जाए कि भाई बहुत झेल लिया इनको मोदी जी को, ये तो पार्टी को ही खत्म किए दे रहे हैं, तो बहुत सी चीजें बदल सकती हैं। लेकिन आखिर में मुझको लगता है यही है कि मोदी जी शायद तय कर चुके हैं कि अब हमको रहना नहीं है, हमको तो जाना है, तो इसलिए हमको किसी की बात अब सुनना नहीं है। ऐसा सोच सकते हैं क्या मोदी जी सपने में भी जो आप कह रहे हैं? बहुत ही आप कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं नरेंद्र मोदी, और ये सोचें कि मुझे इस कुर्सी से हट जाना है, सोच सकते हैं? जो आप कह रहे हैं अमलेंदु जी, मुझे तो ये बात नहीं पच रही है, और बाकियों को पच रही होगी तो पच रही होगी, मुझे बिल्कुल नहीं पच रही है कि नरेंद्र मोदी और वो प्रधानमंत्री की कुर्सी से 240 सीटें थीं, छोड़ देते उस समय। अब की बार 400 पार कर रहे थे, वो मौका नहीं छोड़ा। उसके बाद अमलेंदु जी की आवाज़ बढ़ा दीजिए, अमलेंदु जी की आवाज़ बढ़ाइए, सुना कीजिए। हाँ जी अमलेंदु जी। मेरा तात्पर्य कहने का यह है राजीव जी कि मोदी जी ये तय कर चुके हैं कि हम नहीं रह पाएंगे, लेकिन रहने के लिए वो सारे जुगाड़ तो करेंगे ना, छोड़ेंगे नहीं। लेकिन ये तय कर चुके हैं कि हमको अब मतलब जनता हटा देगी, हम नहीं रह पाएंगे, ये तय हो चुका है। तो इसलिए अब ये सब सारे कर्म हो रहे हैं। अगर कुर्सी पे बने रहने के लिए होंगे तो सुधरेंगे, काम करेंगे, भाई मैं टिका रहूं, आंदोलन खत्म हो, लोगों की बात सुनूं, जनता की समस्याएं सुनूं। इसलिए नहीं सुन रहे हैं क्योंकि वो ये तय कर चुके हैं कि अब जनता हमको हटा ही देगी, लेकिन वो टिके रहने के लिए सब कुछ करेंगे। अपने मन से नहीं हट रहे हैं, अपने मन से हटने का नहीं सोच लिया कि हम चले जाएंगे। ये उन्हें मालूम पड़ गया है कि जनता हमें हटा देगी, हमको बर्दाश्त नहीं करेगी। ये है राजीव जी मकसद मेरा। जी शकील जी, कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? आज CWC की बैठक में तो ठीक ठाक लोग आ गए, बढ़िया बैठक रही, आप तो थे उसमें। उसके बाद प्रेस ब्रीफिंग चल रही है, हो गई। कांग्रेस क्या कर रही है? आज कांग्रेस ने मोदी सरकार का जो सबसे बड़ा कोर इशू है, राष्ट्रवाद, जिसे कांग्रेस छद्म राष्ट्रवाद कहती है, सूडो नेशनलिज्म, उस पे बहुत तगड़ी चोट की है। उन्होंने फैसला किया है कि देशभक्ति की परिभाषा ये बीजेपी तय नहीं कर सकती है। वो बीजेपी और आरएसएस तो बिल्कुल नहीं कर सकती है जो आज़ादी के आंदोलन में शामिल नहीं रही, और आज़ादी के आंदोलन में जिसने देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का विरोध किया और अंग्रेजों का साथ दिया। स्पष्ट फैसला किया है कि वंदे मातरम के जो छंद महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस गाते रहे हैं, देश की जनता गाती रही है और 80 साल से देश गाता रहा है, वही कांग्रेस जन गाएंगे। स्पष्ट फैसला कर दिया, बहुत बड़ा फैसला है ये, और कहा कि ये इनका जो छद्म राष्ट्रवाद है, ये जो सूडो इनका नेशनलिज्म है, इसके जाल में हम देश को नहीं फंसने देंगे। ये इस तरह के मुद्दे लाकर, जो छात्रों का मुद्दा है, आज जो CWC थी वो बेसिकली जब संसद में एक बात यहाँ जोड़ना चाहता हूँ, संसद में पूरा का पूरा ये जो राष्ट्रगीत वंदे मातरम, पूरे 6 पैराग्राफ ये पारित हुआ है, ये कानून बन गया है। तो क्या इस कानून को तोड़ने के लिए और उसका परिणाम भुगतने के लिए कांग्रेस तैयार है? कांग्रेस के लोग गिरफ्तार होंगे इसके लिए तैयार है? क्योंकि हम ये नहीं करेंगे, बात इतनी से यहीं तक तो रुकेगी नहीं कि कांग्रेस ने कह दिया और उधर अमित शाह और उनकी पुलिस जो है वो मान जाएगी। आगे के लिए तैयार है कांग्रेस? कांग्रेस ने साफ फैसला किया है कि जहां पे भी प्रोग्राम होगा, आपने अभी लोकसभा का जिक्र किया,
लोकसभा के समापन पर वंदे मातरम गाया गया। कांग्रेस के लोग, जिसमें राहुल गांधी खुद शामिल थे, पूरे समय खड़े रहे। जहां भी गाया जाएगा हम वहां होंगे, हम उसके सम्मान में खड़े रहेंगे। उसका सम्मान हमारे लिए पूरा है। लेकिन खुद जहां तक हमारे कार्यक्रम में गाने का सवाल है, क्यों? क्योंकि हम 1937 से गाते रहे हैं। सीधा सवाल किया गया वहां पे कि जब वंदे मातरम से ने इतना प्रेम है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, जो उसके बाद बनी, वंदे मातरम के आने के बाद बनी, उसने अपना जो गान है वो अलग क्यों रखा? उसने वंदे मातरम क्यों नहीं अपनाया? उसकी शाखाओं में क्यों नहीं गाया जाता है? ये बड़ा मजबूत फैसला है, बहुत बड़ा फैसला है। अब इसके जो भी परिणाम होंगे वो सब बाद में देखे जाएंगे। सीडब्ल्यूसी कांग्रेस की सर्वोच्च नीति निर्धारक इकाई है, पॉलिसी मेकिंग करती है। जो उसने ये फैसला किया है कि हम गाते रहे हैं, आपको मुकदमे करना है तो आप महात्मा गांधी पे करिए, नेहरू पे करिए, सरदार पटेल पे करिए, सुभाष चंद्र बोस पे कीजिए आप। क्यों? क्योंकि उन्होंने 2 पैरा से आगे नहीं गाया। सारी बातें क्लियर हुई कि किस तरह से वंदे मातरम आया है। सबसे पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ये 2 ही छंद लिखे थे। उसके बाद आनंद मठ में इसका विस्तार हुआ है। आनंद मठ एक अलग तरह का उपन्यास है। वंदे मातरम उस समय राष्ट्रभक्ति की भावनाएं पैदा करता था और सबसे पहले इसको रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया है। क्लियर बातें हुई, देश के नाम स्पष्ट संदेश है कि सरकार कई कानून बना सकती है, सरकार ने अपना कानून बनाया है, लेकिन हम क्या करने वाले हैं और उस बात के लिए हम कैसे लड़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी, छात्रों की गूंज। मेन इशू तो यही था। वंदे मातरम तो बाद में आ गया क्योंकि कांग्रेस 15 अगस्त के बाद में बीजेपी ने इसको आज सवाल पैदा किया। इससे पहले तो ये सवाल था ही नहीं, कांग्रेस खड़ी हुई थी, सब कुछ हुआ था। असली मुद्दा जो संसद सत्र जब खत्म हुआ था उसके बाद इसकी तारीख तय की गई थी सीडब्ल्यूसी की, और वो छात्रों के मुद्दे पे कि हिंदुस्तान का दुनिया का सबसे युवा देश भारत है और इस सबसे युवा देश के युवकों को, छात्रों को बीजेपी सरकार इस तरह से परेशान कर रही है, उन्हें मार रही है, उनकी बात नहीं सुन रही। परीक्षाओं में धांधली का ये आलम है कि अब जाके 3 महीने परीक्षा को लिए हो गए, उसके बाद वो परीक्षाएं, उनके कई पेपर कैंसिल हो रहे हैं। तो फैसला ये हुआ है कि छात्रों की गूंज पूना में तो होगी, जो छात्राओं की है। इसके अलावा इसका विस्तार और कई शहरों में होगा। कई शहरों से इसके प्रस्ताव आ रहे हैं, वहां के कांग्रेस के लोग प्रस्ताव भेज रहे हैं और राहुल जो है उन सारे कार्यक्रमों में शामिल होंगे। चंदा चोरी का इशू बहुत बड़ा रहा वहां पे कि इस इशू को छोड़ेंगे नहीं, हम चंदा चोरी का इशू उठाते रहेंगे। चीन का इशू कि लद्दाख के बाद अरुणाचल में घुस गया है, इन सारे इशू पे आज जो है बात हुई है सीडब्ल्यूसी के अंदर। लेकिन जो सबसे खास बात रही कि पूना में अगर आपको कुछ भी करना है आप कर लीजिए। इससे पहले यही काम आप कोटा में, देहरादून में और प्रयागराज में सब जगह कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी छात्रों ने उन प्रोग्रामों को सफल बनाया और अब पहली बार जो है छात्राएं जो है उस प्रोग्राम को सफल बनाएंगी। देखते हैं आप क्या करते हैं। जी। तो ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी में क्या कुछ हुआ है इसका ब्यौरा दे रहे थे शकील जी, बता रहे थे कि क्या कुछ आगे होने जा रहा है। पुणे का कार्यक्रम होगा जो राहुल गांधी छात्रों की गूंज पुणे में करने जा रहे हैं। कल से पुणे में कर्फ्यू लगा दिया गया है। ऐसा कर्फ्यू है जिसमें राहुल गांधी की सभा के अलावा सब कुछ कर सकते हैं आप। अभी तक तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है। पुणे से जो साथी हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो बेहतर समझते होंगे कि पुणे के हालात क्या हैं। कल भी हमारे साथी जुड़े हुए थे इसी कार्यक्रम में। अनिल सिन्हा जी पुणे में रहते हैं, उन्होंने बताया। हमारे कुछ एक साथी जिनको मैं खुद जानता हूं, पर्सनली जानता हूं, जो हमारे इस प्रोग्राम को इस वक्त देख रहे हैं वो भी जानते हैं। तो पुणे में कर्फ्यू, लेकिन ये कर्फ्यू सिर्फ 22 तारीख को राहुल गांधी अपना कार्यक्रम ना कर पाए इसके लिए है, बाकी आप जो करना करिए। यही दिखाई दे रहा है, ये समझ में आता है। लेकिन चलिए, अभी समय है, आज 19 तारीख है, अभी 3 दिन बाकी, तीसरे दिन कल 20, 21 फिर 22 तक क्या कुछ होता है ये देखा जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ दूसरा है जो अमलिंदु जी यहाँ कह रहे थे, उस सवाल को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और आना चाहता हूँ जल्दी से प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास।
स्वामी जी, क्या नरेंद्र मोदी ने हथियार डाल दिए हैं, यह माना जाए, या नरेंद्र, दूसरा सवाल इसके साथ ही, आइदर और या नरेंद्र मोदी से अब ये पॉलिटिक्स नहीं संभल रही है, ये राजनीति नहीं संभल रही है। और तीसरा, इसमें जो कुछ जंतर मंतर पर हुआ उसके बाद देश की सियासत क्या बिल्कुल 180 डिग्री बदल चुकी है, जिसमें जन अल्फा भी है। स्वामी जी। देखिए राजीव जी, मैं आपकी और अमलेंदु जी के बीच का जो वार्तालाप था उसको बड़े ध्यान से सुन रहा था। देखिए, आप भी सही थे और अमलेंदु जी भी सही थे। देखिए, ये भी बात बिल्कुल सही है कि मोदी जी किसी भी हालत में कुर्सी नहीं छोड़ना चाहेंगे, कोई भी नहीं छोड़ना चाहता। और जिसने बहुत ज्यादा जातियां की हों वो तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि वो जानता है कि जाति करने के बाद अगर कुर्सी छोड़ेगा तो उसका क्या हाल होगा। लेकिन ये भी बात बिल्कुल सही है कि उन पे दबाव आज इतना बढ़ता जा रहा है और बदहवासी में ऐसे ऐसे निर्णय ले रहे हैं राजीव जी, जिस निर्णय से जो गति गिरने की थी वो बढ़ रही। अब सोचिए, जरा खुद सोचिए, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के हिसाब से ये सोचा जाता है कि मेरे पास विकल्प रहे, मैं विकल्पहीन ना हूं और मेरा विरोधी जो हो वो विकल्पहीन हो जाए। यहां भारतीय जनता पार्टी ने पुणे में क्या किया? भारतीय जनता पार्टी ने पुणे के अंदर अपने को विकल्पहीन, भारतीय जनता पार्टी को विकल्पहीन कर लिया और कांग्रेस के पास सारे विकल्प हो गए। अब आप सोचिए, आपने कर्फ्यू लगा दिया। पहली बात तो ये मेरी सनातनी भावना को ठेस पहुंचती है। 6 दिन बाद रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन सबसे पवित्र और सबसे शुद्ध त्योहार है, जो भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। उसे आपने हिंसक कैसे बना दिया और उसकी वजह से 6 दिन पहले आपने 10 दिन पहले कर्फ्यू क्यों लगा दिया? इसका माने क्या मानते हैं कि हिंदू और सनातनी जो है वो हिंसक होता है? नंबर 1। नंबर 2, आपने लगा दिया, मान लीजिए 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। राजीव जी, विकल्प क्या है, क्या क्या हो सकता है? मान लीजिए 22 तारीख को क्या क्या हो सकता है? पहला तो यह है कि राहुल गांधी वहां लैंड करेंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लैंड करेंगे। राहुल गांधी के साथ 2-3 हजार लोग होंगे, वहां के लोकल वर्कर्स 5-6 हजार लड़कियां होंगी, उनके कार्यकर्ता होंगे, बिल्कुल होंगे। इसका मतलब यह है कि आपने एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपने विकल्प बंद कर दिए हैं। अब ये लोग मान लीजिए लैंड किए, वहां 10,000 आदमी इकट्ठा हो गया, कम से कम, मैं कम से कम की बात कर रहा हूं। अगर 10,000 आदमी इकट्ठे हो गए, उसमें 80% लड़कियां होंगी, तो भारतीय जनता पार्टी वाली सरकार करेगी क्या? क्या उन पर लाठीचार्ज करेगी? क्या उनको अरेस्ट करेगी? अगर या एक यह है, दूसरा विकल्प है नहीं करेगी और उन्हें अरेस्ट नहीं करेगी और मीटिंग को हो जाने दीजिएगा। अब ये बताइए, अगर लाठीचार्ज करेगी तो नुकसान किसका है? क्या वो 20 तारीख का रिपीटिशन नहीं होगा? अच्छा, लड़कियों पे लाठीचार्ज, अभी तक तो जंतर मंतर के अंदर लड़के लड़कियां दोनों को पीटा है आपने, वहां तो केवल लड़कियां होंगी, तो पीटना भी आपके लिए नुकसानदायक। नहीं पीटना तो कर्फ्यू को लगाया था, अरेस्ट नहीं करना है तो कर्फ्यू को लगाया था। तो देखिए, मेरे ख्याल से इन्होंने वहां की रिया हीर को, मुंबई के अंदर ऐसी लड़की की तो मैं कल्पना ही करता था, जो उस लड़की ने कर दिया उसको 100 सैल्यूट करता हूं। ऐसी लड़की जो पूरी की पूरी गाड़ी को रोक देती है और जो अंदर बच्चे हैं वो किस तरह से निकलते हैं और जो बाहर बच्चे खड़े हुए हैं उनका एक्साइटमेंट देख के मैं एक्साइटेड हो गया। मैंने कहा यार देखो, ये है जनरेशन, इतने खुश है कि ये बच्चे जो हैं जिनको जबरदस्ती पकड़ के ले जा रहे थे छूट गए। तो भारतीय, अच्छा, तीनों स्थिति में अगर राहुल गांधी को मीटिंग करने देंगे तो राहुल गांधी पॉइंट गेन करेंगे, अरेस्ट कर लेंगे राहुल गांधी को, बच्चों को अरेस्ट कर लेंगे तो भी राहुल गांधी पॉइंट गेन करेंगे, लाठीचार्ज करेंगे तो भी राहुल गांधी पॉइंट गेन करेंगे। और इन तीनों विकल्प में भारतीय जनता पार्टी का केवल नुकसान है। तो मुझे ऐसा लगता है, बदहवासी में जब आदमी को दिखाई नहीं पड़ता, सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है, वो गलत पे गलत निर्णय लेता चला जाता है। और पुणे का जैसे इन्होंने कोटा में किया, इनको सीख लेना चाहिए था। कोटा में सारी बंदिशों के बावजूद सफल मीटिंग हुई। प्रयागराज के अंदर इनको समझ जाना चाहिए था, सारी बंदिशों के बावजूद सफल मीटिंग हुई। और बच्चों के सामने प्रतिरोध बन के खड़ा होने पे बच्चों को उत्तेजित कर देता है और वो उस चैलेंज को स्वीकार करके उस चीज को कर देते हैं। आपने पुणे में वही स्थिति पैदा कर दी जो आपने कोटा और प्रयागराज में की थी और देहरादून के अंदर की थी, और ये पुणे की मीटिंग भी बहुत ज्यादा सफल होगी। तो मुझे लगता है ये हड़बड़ाहट है, ये बौखलाहट है। और एक खबर ये भी होगी आपके पास, शकील साहब के पास तो बिल्कुल होगी, भारतीय जनता पार्टी की एक आरएसएस की उच्च स्तरीय मीटिंग
3 दिन की मीटिंग चल रही है और वो 3 दिन की मीटिंग में ये निर्णय होना है जो बेहद महत्वपूर्ण होगा। और शायद इसी का सुगंध आ गई है राहुल गांधी के पास जब उन्होंने कहा सितंबर अक्टूबर तक कोई बड़ी घटना घटने वाली है, क्योंकि राहुल गांधी ने आज तक जो भी कहा है वो सिद्ध हुआ है और वो सही सिद्ध हुआ है। पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एक साल लग जाएगा। मुझे पहले भी मैंने ये कहा था और आज भी मुझे ऐसा लगता है जिस गति से गिर रही थी भारतीय जनता पार्टी, इनके गलत निर्णयों से उसकी गति बढ़ गई है और ये काम अब 2-3 महीने में ही होने वाला है। 2-3 महीने। प्रशांत जी, देश में क्या होने जा रहा है 2-3 महीने में? अनम्यूट कीजिए प्रशांत जी, अनम्यूट कीजिए। इसी में बात करते हैं राजीव जी कि होने क्या वाला है और मोदी जी के पास विकल्प क्या है। प्रोफेसर साहब रुकिएगा, आप ही के मैनेजमेंट में एक जो कहानी सुनाई जाती है, मैं 1 मिनट में वो कहानी सुना देता हूँ। एक कहानी स्टोरी चलती है मैनेजमेंट स्कूल्स में जिसको कहते हैं 3 एनवेलप स्टोरी। गौर से सुनिएगा कि 3 लिफाफों की कहानी। तो एक कंपनी में नए सीईओ आए और जो पुराना सीईओ जा रहा था उसने उनको 3 लिफाफे दिए कि जब मुश्किल आए तो ये लिफाफे एक एक करके खोलना। तो कंपनी को घाटा हुआ, तो उनकी बदनामी होने लगी, आलोचना हुई। तो उन्होंने पहला लिफाफा दराज से निकाल के खोला। उस पहले लिफाफे में लिखा था कि सारा आरोप मेरे ऊपर डाल दो, यानी पिछले सीईओ पे डाल दो, यानी नेहरू पे सब डाल दो कि सारी गड़बड़ी मनमोहन सिंह की थी, नेहरू की थी, पिछली सरकारों की थी। कर दिया उन्होंने, लेकिन 2-3 महीने बाद कंपनी घाटा फिर बढ़ गया, फिर आलोचना शुरू हो गई। तो उन्होंने दूसरा लिफाफा खोला। दूसरे लिफाफे में लिखा था कि थोड़ा रीऑर्गेनाइज करो, नाम बदलो, मनरेगा को जी राम जी कर दो, प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग कर दो, नाम बदल दो सारे। तो उन्होंने नाम भी बदल दिए। कंपनी का घाटा फिर भी नहीं रुका, तो बहुत आलोचना शुरू हो गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस, आंदोलन, जंतर मंतर हो गया शुरू। तो उन्होंने कहा कि अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अब तीसरा लिफाफा खोला जाए। तो तीसरे लिफाफे में लिखा था कि अब आप 3 लिफाफे बनाइए। किसी और को दीजिए और निकल लीजिए आप। राइट। तो अब 3 लिफाफे बनाने का वक्त आ रहा है, कोई विकल्प नहीं बचा है। तो ये जो देख रहा हूँ सिनेरियो देश भर में, वो ये हो रहा है। तो दूसरा चीज क्या है राजीव जी कि जो राहुल गांधी कर रहे हैं उस पर हम लोग अभी, क्योंकि लड़कियों का रोल क्या है, या 1 मिनट में इसमें बात करें लड़कियों का रोल क्या। हमने तस्वीरें देखी, अभी प्रोफेसर साहब भी डिस्कस कर रहे थे उसको। एक लड़की रिया अहीर जिसको राहुल गांधी मिले, अकेले बस रोक ली उसने जी। आप जेन अल्फा को देख रहे हैं, वो जो डीएम के सामने, प्रिंसिपल के सामने, बेसिक शिक्षा अधिकारी के सामने कौन है? लड़कियां हैं आगे। वो 2 लड़कियों ने ढपली बजाकर छोटा बंदर बाल नरेंद्र, 56 इंच का छोटा बंदर बाल नरेंद्र करके इनकी पूरा ब्रांडिंग खत्म कर दी, इनको बायोलॉजिकल बना दिया। लड़कियों ने गाली दिया, जिसको लेकर बहुत मोदी जी आहत हुए कि बेटियां गाली दे रही हैं। तो इनको लड़कियों ने नॉन बायोलॉजिकल से बायोलॉजिकल बना दिया। तो आप जब भी देखें कि जंतर मंतर हो, चाहे वो जेन अल्फा हो, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो झारखंड में भी देखा हमने, लड़कियां आगे के रोल में है। जिसको ये बेटी बचाओ कर रहे थे, तो ये जो पुणे का जो कार्यक्रम है उसमें केंद्र में राहुल गांधी ने लड़कियों को रखा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि विमेन एम्पावरमेंट जो है वो दिखाई दे रहा है कि चारों तरफ हो रहा है। और अब महिलाओं को वो एड्रेस नहीं कर सकते। और यहाँ से समाज जो है राजीव जी बहुत आगे जा चुका है कि कोई सोचे कि 10,000 रुपये महिला के अकाउंट में डाल देंगे तो वो वोट ले लेंगे। अब मेरे ख्याल से वो जो युवा पीढ़ी है वो इसको होने नहीं देगी।
आप देखिए सोशल मीडिया पे या मीडिया पे जो लड़कियों का रोल है, तो इस पूरे आंदोलन ने लड़कियों को, जिस तरीके से लड़कियों ने अपनी लीडरशिप को एस्टैब्लिश किया है, और जो पूरा मनुवाद का और आरएसएस का विचारधारा है, वो लड़कियों के खिलाफ है, महिलाओं के खिलाफ है। आरएसएस के संविधान में लिखा हुआ है कि महिला कोई मेंबर नहीं बन सकती। तो ये जो पूरा मनुवाद है, उसकी जो पूरी राजनीति है, वो महिला के खिलाफ है। महिला को इस्तेमाल करने की, 10,000 रुपए लेकर वोट ले लो, उसके बाद सत्ता का मजा भोगो आप। इसको, ये अब नहीं चलेगा। 21st सेंचुरी की अब जो है 2026 में अब ये चलेगा नहीं। ये मोदी जी के लिए बुरी खबर है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि 3 लिफाफे का टाइम जो है वो आ रहा है। जी, क्या प्रेम कुमार जी, ये 3 लिफाफे कब बन रहे हैं? देखिए, 3 लिफाफे वाली स्टोरी तो प्रतीकात्मक है और स्थिति को बयां करती है। और एक बात जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, वो है कि परिस्थिति बहुत तेजी से बदली है। और जो दंभ था सरकार का कि हमारे सामने अपोजिशन नहीं है, विपक्ष नहीं है, हम तो 2047 तक राज करेंगे या उससे आगे भी राज करेंगे, इस तरह की जो बातें हो रही थी, उस पर अब पूरी तरह से लगाम लग गया है। अब ऐसी बातें हो नहीं सकेंगी। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से स्टूडेंट्स उभर कर सामने आए हैं, अभी भी मैं आपसे बात भी कर रहा था, तो एक और जगह से ऐसी ही आवाज आपकी प्रेम कुमार जी चली गई है, आवाज नहीं आ रही है प्रेम कुमार जी। हाँ, वो ये हो गया था। जी जी, अब आ रही है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो अभी जो थोड़ी देर पहले आप महोबा की चर्चा कर रहे थे, उसमें हम तस्वीर देख रहे थे कि पुलिस लात मार रही है अजैन अल्फा को। ये तस्वीर हम देख रहे हैं। तो अब जो पुलिस अभी तक डर रही थी कि बच्चे को हाथ नहीं लगाना है, वो बच्चे को लात मार रही है। तो इसका मतलब है कि हम इस पर अभी खुश होने का समय नहीं है। ये समय चिंता का समय है कि जो बच्चे हमारे बोल रहे हैं, क्या उनको फिर से डराने वाले हथकंडे अपनाए जाएंगे कि वो फिर से अपने घर में घुस जाएं? ये नहीं होने देना है। पॉलिटिशियंस का, बुद्धिजीवी वर्ग का, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं समाज के, उनको यहीं पर चिंता करनी है कि इन बच्चों को जिन्होंने जिगरा दिखाया है, इसको डरने नहीं देना है। तो ये लड़ाई यहां पर आ गई है। अगर ये डरो मत वाली बात एक्सटेंड करती है, तो मोदी जी की गिनती, अब लेंदु जी बता रहे 2 महीना 3 महीना, हो सकता है भाई, कोई नहीं जानता है 2 महीना 3 महीना क्या 2 ही महीना हो, 1.5 ही महीना हो, अगर ऐसी बातें हो। लेकिन मैं अगर मगर में इसलिए बोल रहा हूँ, सब कुछ सिचुएशन है, सिचुएशन पर ही निर्भर करता है, क्योंकि आप सवाल का जवाब दे नहीं रहे हैं, और सवाल का जवाब जनता चाहती है। हर बात का जवाब जनता चाहती है, और जब जनता चाहती है तो न्यायालय के भी सुर बदलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के भी बदलेंगे, हुक्मरानों के भी बदलेंगे, और गठबंधन के भी बदलेंगे जो सत्ता में है, सबके सुर बदलेंगे। और इस बीच जो चुनाव होने वाले हैं, ये चुनाव जो 5 राज्यों में होंगे, ये इस जल्दी ही होंगे, मेरे ख्याल से अगस्त का महीना है, हो सकता है अगले 5-6 महीने में हो जाएंगे। तो ये चुनाव के नतीजे, इसको जरूर सत्ताधारी दल हर हाल में अपने हाथ में करना चाहेगी, उसके लिए चाहे जो जुगत उनको भिड़ाना पड़े। लेकिन इस चुनाव को अगर जनता ने अपनी उस राजनीतिक जागरूकता से जो उन्होंने सड़क पर दिखाई है, अगर हैक होने से रोक दिया, चोरी होने से रोक दिया, तो जो चुनाव के नतीजे आएंगे वैसे ही आएंगे जो आज पश्चिम बंगाल में बार एसोसिएशन के नतीजे में देखने को मिले हैं। पश्चिम बंगाल में ये हालात है कि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर अंडे फेंके जाएं, ऐसे हालात तो तब भी नहीं थे। 2,60,00,000 वोट मिले थे, लेकिन पुलिस के संरक्षण में ये अंडे फेंकवाए जा रहे हैं। और उसका उलट नतीजा बार एसोसिएशन के चुनाव में है कि आप 18 सीटें जीत लेते हैं। मैं
गिनती में इधर उधर हो सकता हूँ, 23 में से संभवतः 18 जीते हैं तृणमूल ने। तो ये बतला रहा है कि ये चुनाव नतीजे जो है चोरी वाले हैं, वरना ऐसे नतीजे नहीं आते। अब बिना ईवीएम के चुनाव कोई भी होता है उसमें बीजेपी हार जाती है। तो ये बार काउंसिल का चुनाव भी तो बिना ईवीएम का ही चुनाव है, हार गई बीजेपी। तो ये डिमांड जो है, अगर जनता की जुबान पर चढ़ना बाकी है, नो इलेक्शन विथ ईवीएम, ये जिस दिन चढ़ गया जनता की जुबान पर, भाई फिर सत्ता बदलने से लोकतांत्रिक तरीके से कोई रोक नहीं सकता। हमें लगता है कि जनता उसी दिशा में बढ़ रही है। सवाल का जवाब दो, सवाल का जवाब दो। रेस्पॉन्सिबल नहीं है सरकार, क्यों नहीं है? क्योंकि ये ईवीएम वाली सरकार है। ये बात जनता के दिमाग में बैठ गई तो फिर वो आखिरी लड़ाई होगी इस सत्ता नशीन के खिलाफ। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो ईमानदार चुनाव आयुक्त आए, चुनाव करवाने वाला। अब वहाँ पे आप ईवीएम हटा के बैलेट पेपर भी ले आएँ, और वहाँ भी अगर बेईमानी हो, बेईमान बैठा हो ऊपर, तो और अब तो चुनाव हो ना हो 22 लोग हमारे होंगे। सांसद 1 2 नहीं, 20 22 सांसद, और जिस पार्टी को कोई जानता नहीं उस पार्टी में मिला तो छप्पड़ फाड़ के बिना जीते हुए 20 सांसद आ गए। टीएमसी के 20 सांसद चले गए ना, आप लोगों ने देख लिया। तो अगर इस ढंग से देश की चुनावी व्यवस्था है और उसके बाद ज्ञानेश बाबा जो हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर तो इस देश का लोकतंत्र रियली खतरे में है, बहुत खतरे में है। और जो थोड़ा बहुत फर्क पड़ता हुआ उधर न्यायपालिका पर दिखाई दे रहा है, वही फर्क थोड़ा पड़े इधर भी, कम से कम चुनाव आयोग पे भी, इसकी बहुत ज़रूरत है। आप बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपने यहाँ पर छेड़ा है प्रेम कुमार जी। और ये आने वाले समय में प्रेम कुमार जी, ये आंदोलन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनने जा रहा है चुनाव व्यवस्था। और ये आप लोग जानिए कि आने वाले समय में ये शिक्षा पद्धति, और इस पर तो पूरा का पूरा जेन अल्फा भी आज की तारीख में वो आंदोलित है। लेकिन शिक्षा व्यवस्था के अलावा जो चुनाव की व्यवस्था है उसको कैसे मजबूत किया जाए। आप कहीं भी देखिए, कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आप पहले ईवीएम में घोटाला करते हैं, उससे पहले आप वोटर लिस्ट में घोटाला करते हैं, उसके बाद काउंटिंग सेंटर पे घोटाला करते हैं, उसके बाद भी नहीं जीतते हैं तो आप डरा के धमका के कैंडिडेट को अपने पाले में कर लेते हैं, विपक्षी कैंडिडेट को जो जीत के आया है। ये हालत हो गई है शकील जी। ऐसी व्यवस्था में कितनी भी बात कर ली जाए, अमलेंदु जी या आप हम सब लोग ये कहें कि नरेंद्र मोदी के लिए ये संभल नहीं रहा है। प्रशांत जी ने 3 लिफाफे की कहानी बता दी कि तीसरा लिफाफा जो है उसमें लिखा है कि अब फिर से 3 लिफाफा तैयार कर लो। बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर तीसरा लिफाफा तैयार करने वाला बोलता है कि मेरे पास वो है ना, मेरे पास गाड़ी है, मोटर है, बंगला है, वो डायलॉग है ना, तुम्हारे पास क्या है? तो बोलता है मेरे पास माँ है। यहाँ मेरे पास चुनाव आयोग है। ये वो माँ की जगह चुनाव आयोग है। अगर ये हो गया शकील जी, या हो नहीं गया, ये है, दिखाई दे रहा है। और पिछले कई चुनावों को देख लीजिए, अब 7 चुनाव, अभी तो थोड़ा सा वक्त है। पहले तो खबर ये आ रही थी कि दिसंबर में चुनाव करवाने वाली है ये सरकार, हम लोग चर्चा भी कर रहे थे। लेकिन अब वो दूर दूर तक वो सब दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि सरकार उलझी हुई है और बुरी तरह उलझी हुई है जंतर मंतर के बाद, ये दिख रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो 7 राज्यों के चुनाव हैं, और इन चुनावों में भी, और जिस ढंग से उससे पहले एसआईआर का घोटाला हुआ है, वो घोटाला ही कहूँगा, क्योंकि आप वोट देने दिए नहीं। पश्चिम बंगाल में आपने 37 लाख वोटर्स को ठिकाने लगा दिया, और उसमें से अभी कुछ 1,000 वोटर्स के ही काम जो, और ये केसेस कहाँ पड़े हुए हैं? तो ये ट्रिब्यूनल में है, ट्रिब्यूनल में है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा घोटाला है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है, अगर इस देश के संविधान को, इस देश के लोकतंत्र की रक्षा करनी है तो। और जो शुरुआत में शकील जी आप कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम 2 स्टैंजा ही गाएंगे, अच्छी बात है, आप रहिए, मजबूती के साथ रहिए। मैंने इसलिए सवाल किया था कि क्या कांग्रेस इस मजबूती के साथ यहाँ खड़ी रहेगी कि नहीं 2 स्टैंजा। और जैसे जब बंकिम चट्टोपाध्याय जी ने जब लिखा और रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया, और ये कांग्रेस के हर अधिवेशन में से गाया गया, तमाम हमारे महापुरुषों ने गाया है,
हम हमारे इससे पहले जब ये नियम बना उससे पहले भी, तो एक जो रिजिडिटी होनी चाहिए वो है, ये बड़ा सवाल आता है। लेकिन ये तमाम मुद्दे आ जाते हैं और फिर दिखाई देता है शकील जी, फिर दिखाई देता है कि सियासी दल में कौन कौन मजबूती के साथ इन इश्यूज के साथ खड़ा है। बच्चों ने दिखा दिया, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया, ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा लेंगे, अमित शाह का इस्तीफा लेंगे। शकील जी मांग ही रहे थे उनका इस्तीफा, छीन के तो नहीं ले लेंगे उनसे कि लाओ, या पेन उनको दे देंगे कि साइन करो। अमित शाह का इस्तीफा मांग ही रहे थे, उनको सदन में नहीं आने दिया। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ही इम्पीचमेंट लेके आने का था। जो बात आप कह रहे हैं वो सब सही है, लेकिन वो तब तक थी जब नरेंद्र मोदी के पास नैरेटिव सेट करने की ताकत थी। आज जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ा चेंज है, वो ये है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास नैरेटिव सेट करने की ताकत नहीं बची है। आज वो एजेंडा सेट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए परिस्थितियां जो है बहुत तेजी के साथ बदल रही हैं। यहां जो बात आप कह रहे थे उसको हम और बता दें। जो बात आप कह रहे थे वो मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कही, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में कही। उन्होंने कहा कि मैं ये जो सारे इशू उठा रहा हूं, जो आपने कहा ना कि मजबूती के साथ खड़े रहोगे, उन्होंने कहा कि हमारे में से बहुत सारे लोग उन मुद्दों के साथ मजबूती के साथ खड़े नहीं होते। ये कहा उन्होंने कि जो बात मैं करता हूं, जो बात राहुल करते हैं, जो इशू हैं, आप सबको उनके साथ मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए, खड़ा होना पड़ेगा। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन सब कुछ एक तरीके से ही होगा। इस्तीफा उनको लेने के लिए जितना दबाव बनाया जा सकता है वो बनेगा। तो जहां तक ज्ञानेश कुमार का सवाल है, व्यक्ति का हम पहले भी बहुत बोलते रहे, पहले भी लिखते रहे, व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता है। यही ज्ञानेश कुमार निष्पक्ष चुनाव भी करवाएंगे, यही ज्ञानेश कुमार मोदी और बीजेपी के खिलाफ जो उनकी गड़बड़ियां हैं वे उजागर भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट कर रहा है ना, जब हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कुछ ठीक कर रहा है, हम लोग सब मान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कुछ लाइन पे आया है, कुछ बेहतर कर रहा है, कुछ संविधान के अनुरूप काम कर रहा है, कुछ प्रो स्टूडेंट काम कर रहा है। उसको पहले समझ में आ गया, ज्ञानेश को बाद में समझ में आएगा, बाकी जो और इंस्टीट्यूशन है उनको और बाद में समझ में आएगा, शायद सबसे लास्ट में गोदी मीडिया को समझ में आए, सबसे आखिर में सबसे ज्यादा उसकी बेइज्जती हो जाएगी और खुद मोदी उसको बुला के कहेंगे कि तुम्हारी वजह से ही मेरा यह हाल हुआ है, तुमने मुझे सारी गलत जानकारियां दी, देश में क्या हो रहा था ये बताने का काम तुम्हारा था, तुमने नहीं बताया। तो ये सब होगा। लेकिन जो हम बता रहे थे, आज की जो सीडब्ल्यूसी थी बहुत इंपॉर्टेंट थी और इसमें कई बड़े अच्छे फैसले हुए हैं। देखिए, ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग यूनिट है, कांग्रेस की इकाई है। तो जब ये कहती है कि हम 2 ही स्टेंजा गाएंगे, 1937 में जो गाया था वही गाएंगे, तो वो कहती है तो वो कहती है, करेगी वो उसको। जिसने कहा है करने की जिम्मेदारी उसी की है, उसी को करना होगा, कांग्रेस को ही करना होगा कि हमारे अपने कार्यक्रम में, हमारे अपने प्रोग्राम में जहां भी हम करते हैं वहां हम इसको इसी तरह गाएंगे। और बाकी जगह के लिए उसने स्पष्ट कहा कि जहां हम लोग होंगे, जहां पूरा गाया जाएगा, वहां हम खड़े रहेंगे, उनके साथ होंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कोई उनसे लड़ने की, एनकाउंटर करने की कांग्रेस की कोई इच्छा नहीं है। आज कांग्रेस ने यह भी बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि ये जो वंदे मातरम है, ये बीजेपी के लिए एक राजनीतिक मुद्दा है, बीजेपी इसको राजनीतिक मुद्दा बना रही है, कांग्रेस के लिए नहीं है। ये राष्ट्रीय मुद्दा है, ये भावनात्मक मुद्दा है और ये हमसे जुड़ा हुआ मुद्दा है। किसने बनाया था? हम नहीं बनाया था। सबसे पहले किसने गाया था? हम ही ने गाया था। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। और कहाँ गाया था?
ये बात बड़ी बताना जरूरी है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको कांग्रेस के अधिवेशन में गाया था, कहीं और किसी प्रोग्राम में नहीं गाया था उन्होंने, ये कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था सबसे पहले, और तब से लेके आज तक इसको गाया जा रहा है। दूसरी एक बात जो खास कही है, चुनाव है जो आप जिक्र कर रहे थे, 5 महीने बाद ही चुनाव है, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है 7 राज्यों के। कांग्रेस ने उसके लिए कहा है, उत्तर प्रदेश में है, उसमें उत्तराखंड है, उत्तराखंड में ये घटना हुई थी कि जहां हल्द्वानी में मल्लिकार्जुन खड़गे ने आम सभा की रामलीला मैदान में, उसको गंगा जल से शुद्ध किया गया। तो आज CWC की मीटिंग में कहा गया कि खड़गे जी के अपमान के लिए प्रधानमंत्री को माफी मांगना होगी, प्रधानमंत्री माफी मांगे, प्रधानमंत्री से माफी मांगने की मांग की गई है। ये एक बहुत बड़ा इशू है कि दलित अगर कहीं भी जाता है, और दलित छोड़िए ओबीसी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव, वो जिस कालिदास मार्ग के सरकारी बंगले में मुख्यमंत्री निवास में रहते थे, जब उसको खाली किया 9.5 साल पहले, तब उसको गंगा जल से धुलवाया गया था जी। तो ये सारे के सारे इशू हैं, इसको लेके कांग्रेस जो है वो लड़ रही है, वो आगे आई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज की तारीख में अब एजेंडा किसका सेट होगा? एजेंडा आज की तारीख में छात्रों का सेट हो रहा है, युवा का एजेंडा सेट हो रहा है। जो नई जनरेशन आई है, जिसे जनरेशन अल्फा कहते हैं, उसका एजेंडा सेट हो रहा है। तो ऐसे में जिनके भी नकली एजेंडे होंगे, जिनके पास भी सिर्फ कहानियां ही कहानियां होंगी, वो सब कहानियां नहीं चलेंगी। जो वास्तविक मुद्दे होंगे, अब उन्हीं पर लड़ाई होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, वास्तविक मुद्दों पर लड़ाई होगी। एजेंडा कौन सेट कर रहा है? एजेंडा युवा सेट कर रहे हैं। क्या अमलेंदु जी, जब युवा एजेंडा सेट कर रहे हैं तो फिर नरेंद्र मोदी कहाँ हैं? 65% युवा, 40 साल, 18 से 40 साल के, और बड़ी संख्या है ये। और इसी दम पे, और लगता था ऐसा कि ये कुछ भी हो जाए, ये तो रील वाले हैं इसमें से मैक्सिमम, और सब मोदी जी के दीवाने हैं। लेकिन जंतर मंतर ने बता दिया कि क्या है। राजीव जी, असल में मोदी जी की दिक्कत जो है, जो मुझको लगता है जो है, और पूरी बीजेपी की, अकेले मोदी जी की क्या, वो सही से जो चीजें हैं उनको समझ नहीं पा रहे हैं अभी तक। जब खिड़कियां खुलती हैं तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि खिड़की खुल गई, अब इसमें से धूप तो आएगी लेकिन हवा नहीं आएगी, ऐसा आप नहीं कह सकते। खिड़की खुली है तो धूप भी आएगी और हवा भी आएगी। तो जिस सोशल मीडिया से मोदी जी आए थे राजीव जी, तो वो खिड़की तो खुल गई थी, और जब वो खिड़की खुली तो जहां जहां खिड़कियां खुली हैं वहां वहां बदलाव जबरदस्त तरीके से आए हैं। राजीव जी, आप तो सोवियत संघ में रहकर आए हैं, हालांकि सोवियत संघ टूटने के बाद आप वहां गए, वहां भी पेरेस्ट्रोइका पहले गया था, टूटने से पहले गया था। आपने देखा अपने सामने कैसे टूट रहा है, मेरे सामने की बात आपके सामने आया, मेरे सामने टूटा है। हाँ, आपके सामने टूटा। वो मतलब कैसे खिड़कियां खुलती हैं, और खिड़कियां खुलती हैं तो कैसे वर्जनाएं टूटती हैं, कैसे सत्ताएं टूटती हैं, ये है। तो वही खिड़की खुली थी, मोदी जी ने गलती से खिड़की खोल दी थी जिसके जरिए दाखिल हुए थे। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप खिड़की खोल के आ जाओ, उसके बाद कहेंगे खिड़की से अब दूसरा कोई नहीं आएगा। अब जो खिड़की से हवा आ रही है वो मोदी जी की सत्ता गिराने के लिए हवा आ रही है, और इसी सोशल मीडिया के दम पर यही जेन अल्फा जो है, ये मोदी जी की सत्ता की विदाई की पटकथा लिख रहा है। अब ये मोदी जी के बस का नहीं है कि इससे संवाद कर सकें, बहुत सीधी सी बात है। और अगर इससे आप संवाद करेंगे तो आपको बहुत सी बातें नई मानने को पड़ेंगी, नई करना पड़ेगा। लेकिन आप चूंकि रिजिड हैं, अब खड़गे जी का अपमान जिस तरह से किया जा रहा है, तो क्या आप इस मानसिकता से बाहर निकल पाएंगे? ये जो नया जो युवा है, ये शुद्ध रूप से कहा जाए राजीव जी, धर्मनिरपेक्ष भी है, और जातियों की वर्जनाएं इसने तोड़ी हैं, जातियों की दीवारें तोड़ रहा है ये। तो जब ये तोड़ रहा है, जाति की दीवारें भी तोड़ रहा है, ये धर्म की दीवारें भी तोड़ रहा है, तो मोदी जी इससे कैसे निपटेंगे? क्योंकि आरएसएस का पूरा सिस्टम जो, वो तो इसी पर टिका हुआ है, धर्म और जाति की राजनीति पर। धार्मिक विद्वेष पैदा करो, जातीय विद्वेष पैदा करो, इसी पर तो टिका हुआ है पूरा का पूरा सिस्टम। और तो जब आपके सिस्टम की नींव ही हिल गई, जो नया झोंका आ रहा है वो आपके सिस्टम की नींव हिलाता हुआ आ रहा है, तो आप कैसे सिस्टम से लड़ेंगे? कैसे आप नई चीजें लेकर आएंगे? नई चीजें आपके पास है ही नहीं।
क्योंकि आपका जो फ्रेमवर्क है उससे बाहर आप सोच ही नहीं सकते। मोदी जी की जगह कोई दूसरा भी आ जाए बीजेपी का, तब भी यही स्थितियां रहेंगी, ऐसा नहीं है बदल जाएंगी कुछ, क्योंकि आपके पास वो फ्रेमवर्क है ही नहीं कि आप उससे बाहर निकल कर कुछ सोच सकें। आपको सोचना उसी दायरे में, हिंदू मुसलमान, दलित का अपमान, आदिवासियों का अपमान, ओबीसी का अपमान, मनुवाद, मनुस्मृति, आपका सोचने का दायरा ही वो, उससे आप बाहर निकल ही नहीं सकते। और जब आप उससे बाहर निकल नहीं सकते तो आप फिर इस नई जो आंधी आ रही है, जो खिड़की आपने खोल दी थी उसी से निकल कर आ रही है, उससे आप लड़ नहीं सकते। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा संकट जो है ये पीढ़ियों के बदलाव का जो है, वो भी एक मसला है, पीढ़ियों का संकट है वो भी, लेकिन पीढ़ियों के संघर्ष से ज्यादा जो है मुझको लगता है कि अब ये जिस तरीके से विचार को तोड़ रहा है नया युवा जो है, जाति धर्म की सारी दीवारें तोड़ रहा है, उससे ये है। और इसीलिए राजीव जी, इनको वैलेंटाइन डे से दिक्कत क्यों होती है? वैलेंटाइन डे को मातृ पूजा दिवस हो जाने का तुलसी दिवस क्यों मनाने लग जाते हैं? इसीलिए कि चूंकि उस वैलेंटाइन डे के जरिए भी जो है राजीव जी, धर्म और जाति की दीवारें टूट रही हैं। क्यों महाराष्ट्र की सरकार क्या रक्षाबंधन का कानून बनाकर ले आती है? क्यों आप लव जिहाद का कानून बनाते हैं, तथाकथित लव जिहाद? ये सारे जो बनाते हैं, ये जो सब कर रहे हैं, तो आपका फ्रेमवर्क ही वो है, और ये नई पीढ़ी जो उस फ्रेमवर्क को तोड़ रही है। तो इसलिए इस नई पीढ़ी से आरएसएस और बीजेपी का संघर्ष अवश्यम भावी है, इसे कोई रोक नहीं सकता। और मुझे लगता है कि नई पीढ़ी जो है ये ज्यादा ताकतवर है, आरएसएस का खिलाफ ध्वस्त होगा। जी, नई पीढ़ी की बात हो रही है, नई पीढ़ी कितनी ताकतवर है ये और बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, इस चर्चा को समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ, समय भी ख़त्म हो रहा है। और बहुत महत्वपूर्ण और इसमें भी सबसे बड़ी चीज़ कि कैसे कांग्रेस रणनीति बदल रही है और कैसे नरेंद्र मोदी की पार्टी यानी बीजेपी के खिलाफ तूफान खड़ा हो रहा है, उठ रहा है। चारों तरफ से देखिए, 800 शहरों में छात्रों की गूंज कांग्रेस करने जा रही है, 800 शहरों में, और उसमें से मैक्सिमम में राहुल गांधी खुद रहेंगे। ये छोटी मोटी बात नहीं है, 800। कांग्रेस ने साफ साफ कह दिया है कि परिसीमन बिल पर हमारा समर्थन नहीं रहेगा। 543 सीटें हैं संसद में और इन 543 सीट्स, इस पर ही आप महिला आरक्षण लेके आइए और अगले 25 साल तक 543 सीटों को लॉक कीजिए। सीडब्ल्यूसी की बैठक में ये सारी बातें आज हुई हैं, बाकी बातें शकील जी ने बता दी हैं। यानी बहुत मजबूती के साथ कांग्रेस अब सड़क पे उतरने जा रही है, ये दिखाई दे रहा है। प्रशांत जी कुछ जोड़ रहे हैं? जी प्रशांत जी। डीएमके का भी स्टैंड है राजीव जी कि 500 जो मौजूदा सीटें हैं, 542, उनको आप फ्रीज करें और आगे अब इसमें बढ़ाने के 25 साल के लिए फिर इसको लॉक करें। ये डीएमके का भी स्टैंड है। तो बगैर डीएमके के तो आप, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि नंबर गेम अब बचा नहीं है मोदी जी के पास। जी बिल्कुल बिल्कुल, नंबर गेम बचा नहीं है। चुनाव कहाँ कहाँ है अगले साल? उत्तर प्रदेश, उसके बाद पंजाब, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर। फर्स्ट फेज में ये 5 राज्य, उसके बाद सेकेंड फेज में 2 राज्य और, जिसमें गुजरात और हिमाचल प्रदेश। 7 राज्यों में से सिर्फ 2 राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी की सरकारें नहीं हैं, एक हिमाचल प्रदेश और एक पंजाब। बाकी 5 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वो उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, गुजरात में, गोवा में, मणिपुर में, 5 जगह आंदोलन। उत्तर प्रदेश में राजीव जी, उत्तर प्रदेश में बड़ा उत्तर प्रदेश में बड़ा रोचक कुछ हो रहा है। अभी वहां पे नए प्रभारी बनाए गए हैं जी, विनोद तावड़े और जगदीश पटेल। तो विनोद तावड़े अमित शाह के बहुत खास आदमी हैं और जगदीश पटेल गुजरात के हैं और मोदी जी के बहुत खास हैं, और बनारस का चुनाव प्रचार करने, वो इंतजाम करने वही गए थे जी। तो ये दोनों का मतलब ये है कि टिकट के बंटवारे में अब योगी जी का वो बोलबाला नहीं रहेगा, जिसकी उम्मीद है उनको रही होगी। तो बड़ा रोचक है, इस पे फिर चर्चा करेंगे हम लोग। जी,
बहुत कुछ चुनाव पे, आने वाले चुनाव पे बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन उससे पहले जेन अल्फा, जेन जी और उन सबके बीच उलझी हुई सरकार, इस पे हम चर्चा आने वाले समय में और करेंगे। राहुल गांधी की पुणे की जो छात्रों की गूंज है वो किस दिशा में जाती है, और क्या ये कर्फ्यू जो पुणे में लगाया गया है वो कर्फ्यू सिर्फ राहुल गांधी की सभा के लिए है या सचमुच वहां कोई बवाल होने वाला है, सब पे आने वाले समय में और खुलकर बातें होंगी। बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया शकील जी, बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार जी, अमलेंदु जी, और साथ में जुड़े थे हमारे साथी प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथियों, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूं। मयंक शर्मा जी हमारे साथ हैं, जॉकी हमारे साथ हैं, पंकज जी हमारे साथ दानापुर पटना बिहार से जुड़े हुए हैं, भारत महान साहब भी हमारे साथ हैं, और साथ में सत्येंद्र शर्मा जी हैं जुड़े हुए, उमर अली साहब, आनंद बलाधरे साहब भी हैं, और राजेश जी हमारे साथ बने हुए, और शमशुद्दीन अंसारी साहब हैं, राजेंद्र मंसोड़े साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में बने रहने के लिए। आप तमाम साथी जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूं, लंबी लिस्ट है, आप लोग लगातार बने रहते हैं, अपने विचारों को यहाँ लिखते हैं। विचार आप लोगों के आने चाहिए, विचारों से भी बहुत सारे विचार उत्पन्न होते हैं, इसलिए विचार की ज़रूरत है, अच्छी बातें, अच्छे विचार आने चाहिए, और इस कार्यक्रम को और मजबूत करते रहिए आप अपने विचारों के साथ। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। कल शाम 7 बजे फिर मुलाकात होगी, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।